हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेल लीड फू और फीमेल लीड जियांग को देखते हैं जो आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जियांग हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का बहुत ज्यादा रिस्क है। ये सुनकर जियांग बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करके फिर आपको बताऊंगी। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ फू जियांग से कहता है मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा ने मुझे मजबूर किया, इसलिए मुझे मानना पड़ा। इसके बाद हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जहाँ उसके ग्रैंडपा सुसाइड करने वाले होते हैं और कहते हैं अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। मजबूरी में फ्यू को मानना पड़ता है और वो कहता है ठीक है, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर जियांग फ्यू को खुद से दूर करने लगती है। वो कहती है कैसी है ये बात, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और याओ याओ अंदर आती है। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद याओ याओ फ्यू को कॉल कर लेती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो मन ही मन कहती है कि ये दोनों तो इतने क्लोज हैं, इसे तो फ्यू ने अपना डोर का पासवर्ड भी बताया हुआ है। इसके बाद जियांग अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट ढूंढती है और बेड पर लाइटर से उसे जला देती है। ये देखकर फ्यू हैरान रह जाता है। इसके बाद जियांग वहाँ से चली जाती है। वो मन में कहती है मुझे लोगों ने बहुत तकलीफ पहुँचाई है, लेकिन अब मैं अपने बच्चे पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी। मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगी। जियांग को इतना बदला हुआ देखकर फ्यू बहुत हैरान होता है। वो मन में कहता है ये तो पुरानी जियांग जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई अलग ही पर्सन है। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो एक फ्यूनरल में जाती है। वहाँ सब लोग रो रहे होते हैं तो वो भी सबके दुख में शामिल हो जाती है, लेकिन तभी एक लड़की उसकी मरी हुई मॉम को बुरा भला कहने लगती है। तभी जियांग को याद आता है कि कैसे उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और वो उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गई थी। ये सोचकर जियांग को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वो उस लड़की के पास जाती है और उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में ऐसा बोलने की। जियांग कहती है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आऊं तो अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद जियांग सब लोगों से कहती है ग्रैंडपा अब मर चुके हैं और ये शादी उनकी वजह से हुई थी, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये मेरा सामान है, आप सब देख सकते हैं। ये सुनकर जियांग की मॉम जियांग को कुछ ज्वेलरी देती है और कहती है तुम ये ज्वेलरी लेकर जा सकती हो क्योंकि ये ज्वेलरी ग्रैंडपा ने तुम्हारे नाम की थी। जियांग कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस घर में सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से रह रही थी। अब जब वो मर चुके हैं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सच सुनकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जियांग को रोकना चाहता है लेकिन रोक नहीं पाता। जियांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग ग्रैंडपा की ग्रेव के सामने कसम खाता है कि आज के बाद मैं हमेशा जियांग को प्रोटेक्ट करूंगा, कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकेगा। ये सब सुनकर याओ याओ बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो समझती थी कि जियांग को जियांग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद जियांग याओ याओ से कहता है आज तो तुमने ये सब कर लिया, लेकिन अगर आज के बाद तुमने जियांग को परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद जियांग के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक जियांग टैक्सी में अपना सामान रखकर वहाँ से जा चुकी होती है। जियांग अपनी कार में बैठकर उसका पीछा करता है। टैक्सी ड्राइवर जियांग से पूछता है क्या कोई हमें फॉलो कर रहा है। जियांग कहती है मैं आपको 200 एक्स्ट्रा दूंगी, प्लीज इस कार से आगे निकल जाइए। ड्राइवर स्पीड बढ़ा देता है लेकिन जियांग अपनी कार से टैक्सी को ओवरटेक कर लेता है। इसके बाद वो जियांग से कहता है तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती, तुम मेरी वाइफ हो। जियांग कहती है कौन सी वाइफ, हमारे बीच कभी हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं रहा। जियांग कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। वो जियांग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपनी कार में बैठा लेता है। जियांग कहती है मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। सामने बेड पर याओ याओ लेटी होती है जो अपना अल्ट्रासाउंड कराने आई होती है। ये देखकर जियांग गुस्से में जियांग से कहती है तुम मुझे हॉस्पिटल इसके पास लेकर आए हो, आई कैन नॉट बिलीव दिस, तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो। जियांग कहता है हाँ, तुमने उससे अपनी पिछली बिहेवियर के लिए माफी नहीं मांगी थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जियांग कहती है और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानकर इससे माफी मांग लूंगी। जियांग कहता है तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी।
अगर तुम्हें यहाँ से वापस जाना है तो तुम्हें अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने याओ याओ के साथ बदतमीजी की थी। तभी याओ याओ बोलती है, क्या मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं? तो वो कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें चेंज कर रही हूँ। तभी जैंग कहता है, ठीक है, तुम मुझसे माफी मत मांगो, तुम इसको चेंज करवा दो, मैं समझूंगा कि तुम्हारा अपोलोजाइज हो गया। तो वो कहती है ठीक है, और उसका ड्रेस उठाकर उसको चेंज करवाने आती है। जिसके बाद वो याओ याओ के पास आती है, उसके कपड़े फाड़ने लगती है और कहती है कि तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें ड्रेस चेंज करवाऊं, तो आओ मैं करवाती हूँ। तभी वो उसको धक्का दे देती है जिससे जैंग के हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है। तो वो जैंग को कहती है कि देख लिया, अब तो खुश हो ना, मुझे तकलीफ पहुंचाकर बहुत खुश होते हो, मैंने ये बात जान ली है। तो वो कहता है ये क्या हरकत है, और उसके मुंह को जोर से पकड़ लेता है। तभी वो उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अब ग्रैंडपा मर चुके हैं और हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है, तुम मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे साथ पोलाइट रहूंगी। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कि जियांग के हाथ में काफी चोट लगी है, उसका हाथ काफी जल गया है, आओ मैं दवाई लगा देता हूँ। जिसके बाद लूस उसे ऑफिस में लेकर जाता है और उसके हाथ पर दवाई लगाकर पट्टी करता है और कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? वो कहती है हाँ। तभी उसको वॉमिट जैसा फील होता है तो वो पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो जियांग उसे सच बता देती है और कहती है कि लेकिन ये बात मैंने जियांग को नहीं बताई क्योंकि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, और अगर मैंने उसको ये बात बता दी तो उसे लगेगा कि शायद मैं इस बच्चे की वजह से उसे डराने की कोशिश कर रही हूँ, इस वजह से मैं इसको नहीं बताना चाहती हूँ। तभी वो देखता है कि पीछे जियांग सारी बातें सुन रहा होता है और वो सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो डॉक्टर जियांग से कहते हैं कि क्या तुम इस बच्चे को नहीं रखना चाहती? तो वो कहती है नहीं, मैं इसको रखूंगी, लेकिन मैं इसके बारे में जियांग को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो डॉक्टर कहता है, और अगर उसको इस बारे में पता चल गया तो? जिस पर वो हैरानी से उसकी शक्ल देखती है। तभी याओ याओ जो ये सब कुछ सुन रही होती है आकर जियांग का गला दबाने लग जाती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तुम इस बच्चे को नहीं रख सकती, तुम मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी जियांग उसको पीछे धक्का देता है और कहता है, जियांग को छोड़ दो, पागल हो गई हो क्या? वो नीचे गिर जाती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसको छोड़ दोगे, इसको डिवोर्स दे दोगे, अब तुम इसकी बातों में आ रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं वो पूरा करूंगा। लेकिन वो कैंची उठाकर अपने गले पर रख लेती है और कहती है कि नहीं, अगर तुमने इसको रखा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी, तो तुम्हें इसको छोड़ना ही होगा। ये देखकर जियांग कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ये सुनकर जियांग शॉक्ड होकर उसको देखता है, जिसके बाद जियांग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियांग ऑफिस आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर कर दी थी। वो मन में कहती है कि क्या आज से पहले मैं कभी भी ऑफिस नहीं आई थी क्योंकि मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जियांग के सर पर छोड़ दी थी, लेकिन अब जब हमारा भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठानी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपनी आंटी से कहती है कि मुझे आपके हस्बैंड की मदद चाहिए। फिर वो कहती है कि क्या वो मेरे लिए कोई अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट ढूंढ सकते हैं, मुझे अबॉर्शन करवाना है। ये सुनकर उसकी आंटी एकदम हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर चैन को देखते हैं जो जियांग को घर छोड़ने आता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है कि प्लीज मेरी सर्जरी की प्रेपरेशंस करवा दो और मुझे कोई ऐसी मेडिसिन देना जिससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो चैन कहता है कि मैं 10 साल से ज्यादा समय से चैन को जानता हूँ, मुझे पता है वो कितना डिफिकल्ट है, मैंने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। वो कहती है थैंक यू और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उसे रोकता है और कहता है कि आज से पहले मैं कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसी कंपनी में नहीं रहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आई होप कि हम दोबारा भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। वो कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये जो कर रही हो वो बहुत गलत है। वो कहती है क्या अच्छी बात है, तुम यहाँ आ गए हो, जब आ ही गए हो तो डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दो, मैंने ऑलरेडी साइन कर दिए हैं, अब तुम भी कर दो। तो वो उसके हाथ से चाय का कप नीचे फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा, चाहे तुम जो भी कर लो। उसकी इतनी ऊंची आवाज सुनकर उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो रोने लगती है। जियांग ये देखकर परेशान हो जाता है और कहता है क्या हुआ है तुम्हें? वो कहती है मुझसे दूर हो जाओ। तभी वहाँ चैन आ जाता है और वो जियांग को जियांग से पीछे कर देता है और कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? वो तुमसे डिवोर्स चाहती है तो तुम दे दो ना, इतना क्यों एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा
रहा। फिर वो जियांग को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और जांग देखता रह जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ जियांग हॉस्पिटल बेड पर पड़ी होती है और उसकी सर्जरी होने वाली होती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं कि आप सच में अबॉर्शन करना चाहती हैं। वो कहती है हाँ। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि इस अबॉर्शन के बाद सबसे पहले ये न्यूज़ अगर पॉसिबल हो तो जैंग को ही देना। इसके बाद डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। बाहर चैन उसका वेट कर रहा होता है और उसकी फिक्र में रो भी रहा होता है। तभी वहाँ जैंग भागता हुआ आता है सर्जरी रोकने के लिए, लेकिन तब तक जैंग का अबॉर्शन हो चुका होता है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आ रहे होते हैं। ये देखकर जैंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी चैन उसे कहता है क्या अब तो तुम बहुत खुश होगे ना, जो तुम चाहते थे वही हो गया। जैंग उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो बेहोश होती है, लेकिन उसे एक सपना आता है जिसमें वो भाग रही होती है। अचानक एक गाड़ी उसके सामने रुकती है जिसमें से जैंग निकलता है और उसे बहुत मारता है और फिर नीचे फेंक देता है। तभी उसकी आंख खुलती है और सामने चैन होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ। तो वो उसे दवाइयाँ देता है और कहता है कि ये तुम्हें जरूर खानी है, इससे ही तुम्हारी बॉडी हील होगी। वो बेड से उठने लगती है तो चैन उसे रोकता है और कहता है कि अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो कहती है ठीक है। तभी उन दोनों को एक साथ कॉल आती है। वे दोनों कॉल अटेंड करते हैं और उन्हें जैंग ऑफिस मीटिंग में बुलाता है। वे दोनों ऑफिस मीटिंग में जाते हैं जहाँ सभी लोग जियांग को ब्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। जियांग कहती है कि हाँ ये नुकसान मेरी वजह से हुआ है, मैं मानती हूँ और इसलिए मैं कंपनी से रिजाइन करना चाहती हूँ। जांग सबको कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ, मुझे जियांग से अकेले में बात करनी है। सब लोग चले जाते हैं। जांग जियांग से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ रही हो। पहले तुमने बिना पूछे मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया और अब तुम ऑफिस से भी रिजाइन करना चाहती हो। तुम चाहती क्या हो, मुझे साफ साफ बता दो। जियांग कहती है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा डिवोर्स हो चुका है और वैसे भी तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है ना, तुम उसी पर फोकस करो। जैंग कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरा इस दुनिया में ले आएंगे। और वो उसे किस कर लेता है। जांग उसे धक्का देकर दूर करती है, कहती है मुझसे दूर रहो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। जांग उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी सामने चैन आ जाता है और उसे रोक लेता है। चैन के मुंह पर सिगरेट चलाकर धुआं छोड़ता है और कहता है कि तुम्हें देख लूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं उससे दूर हो जाऊंगा तो तुम उसके पास जा पाओगे? वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो, वो तुम्हें रिजेक्ट ही करेगी। ये कहकर वो चैन के मुंह पर पंच मार देता है और दूसरा पंच मारने ही वाला होता है तभी जांग बीच में आ जाती है और पंच रुक जाता है। जांग जैंग से कहती है कि रुक क्यों गए, मारो ना, इससे ज्यादा क्या गिर सकते हो तुम। पहले तुमने मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए मजबूर किया और जब मैंने वो करवा लिया तब भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। अब तुम क्या चाहते हो, मेरी वजह से तुम दूसरों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। तभी याओ और उसकी आंटी वहाँ पुलिस लेकर आ जाती है। याओ पुलिस से कहती है कि इसको पकड़ लो, यही है वो जिसने मिलियंस का नुकसान किया है और अब यहाँ से भागना चाहती है। जांग की तरफ देखती है और कहती है कि क्या अब भी तुम चुप रहोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि जो सारा नुकसान हुआ था वो जियांग की वजह से नहीं बल्कि जांग की वजह से हुआ था, लेकिन जांग ने अब तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन जांग एकदम चुप होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। तो जांग को बहुत दुख होता है और वो कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया इंसान निकलोगे। और वो पुलिस वालों के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके साथ ही वे लोग डॉक्टर चैन को भी अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि इसने जियांग का साथ दिया होगा। इसके बाद वे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पुलिस वाले जियांग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी पुलिस वाला जियांग की शक्ल देखकर कहता है कि तुम्हारी शक्ल बहुत जानी पहचानी लग रही है, कहीं तुम 20 साल पहले होने वाले एक्सीडेंट में बचने वाली बच्ची तो नहीं हो। जियांग कहती है हाँ। इसके बाद वो उसे कुछ बताने लगता है लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि जियांग मैडम की बेल करवा दी गई है, आप इन्हें घर भेज दीजिए। तो जियांग कहती है कि इस टाइम मेरी बेल करवाने कौन आ सकता है। पुलिस वाला कहता है क्यों, तुम्हें घर नहीं जाना, सारी रात यहीं रुकने का इरादा है क्या, चुपचाप घर चली जाओ। और वो उसे घर भेज देता है।
जियांग मन में सोचने लगती है कि वो एक्सीडेंट वाले दिन के बारे में मुझे क्या बताने वाला था। तभी उसकी ऑफिस की एक लड़की उसके पास आती है। जियांग उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मुझे जांग सर ने भेजा था आपकी बेल करवाने के लिए, वो सामने कार में आपका वेट कर रहे हैं। तभी जियांग सामने देखती है तो जांग कार में बैठा उसे ही देख रहा होता है। जियांग कहती है कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जांग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। तभी जियांग को वॉमिट आने लगती है और वो उसके ऊपर ही वॉमिट कर देती है। जांग कहता है कि तुम्हारा तो अबॉर्शन हो गया था ना, तो ये वॉमिट क्यों? तभी हमें पता चलता है कि जियांग में अबॉर्शन करवाया ही नहीं था, वो अब तक प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने सबके सामने ये एक झूठा नाटक किया था ताकि जांग आसानी से उसका पीछा छोड़ दे। तो जियांग जांग से झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं हंग्री हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसी वजह से मुझे उल्टी आ रही है। जांग कहता है ठीक है। इसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जांग कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जांग कहता है कि तुमने ही तो कहा था मुझे भूख लगी है। इसके बाद जांग मन में कहती है कि 3 साल की शादी में आज तक मेरे कहने के बाद भी ये कभी मुझे रेस्टोरेंट में नहीं लेकर आया, और आज मुझे रेस्टोरेंट में लेकर आया है। अब ये सब ट्रिक करके क्या करना चाहता है? वो चाहे जो भी कर ले, मैं कभी भी इसके पास वापस नहीं जाऊंगी। इसके बाद जांग उसे मेन्यू देता है और कहता है ऑर्डर करो। जांग रेस्टोरेंट की सारी डिशेस ऑर्डर कर देती है। जांग कहता है इतना खाकर तुम मोटी हो जाओगी। जांग कहती है ये तुम्हारा मैटर नहीं है, मैं जितना भी खाऊं और जो भी खाऊं। जांग कहता है ठीक है। तभी वहाँ वेटर आता है और कहता है कि आपको एग प्लांट की डिश अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अच्छी नहीं होती। ये सुनकर जांग मन में सोचती है कि इसे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो कहती है नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। वेटर कहता है नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं 10 साल से प्रेग्नेंट औरतों को दवाई दे रहा हूँ। मुझे किसी भी लेडी की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। वो कहता है कि अपनी पल्स चेक करने दीजिए, लेकिन जियांग उसे पल्स चेक नहीं करने देती। तभी वहाँ याओ याओ आ जाती है और कहती है कि अब तो तुम चाहे जो भी डिश दे दो, इसकी प्रेगनेंसी वापस नहीं आने वाली क्योंकि ये अबॉर्शन करवा चुकी है। इसके बाद वो जांग से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी बेल क्यों करवाई, इसे जेल में सड़ने देते ना। जांग उसका हाथ पीछे कर देता है। याओ याओ जांग के बारे में बुरा भला कहने लगती है। ये सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर सूप फेंक देती है। ये देखकर याओ याओ के तन बदन में आग लग जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ सिंह आ जाता है और जियांग को बचा लेता है। वो कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी इसे हाथ तक नहीं लगा सकता, और वो याओ याओ को जोर से नीचे गिरा देता है। इसके बाद जियांग सिंह से कहती है कि इन सब के मुंह लतने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जैंग उसका हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपने साथ लगा लेता है और शिंग से कहता है कि जो तुम चाहते हो वो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, ये अभी भी मेरी वाइफ है, हमारा डिवोर्स अब तक हुआ नहीं है, होने वाला है। जांग कहती है होने वाला और हुए में कोई फर्क नहीं होता, सच तो ये है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जांग शिंग के साथ क्लब में चली जाती है। शिंग उसे अल्कोहल पीने को कहता है। जांग कहती है नहीं, मैं ये नहीं पी सकती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ किसी लड़के ने किसी लड़की को चाकू मारकर मर्डर कर दिया है। उस लड़की का फोन देखकर जांग बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ जांग भी आ जाता है और जांग को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी जांग को होश आ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि याओ याओ प्रेग्नेंट नहीं थी और वो बच्चा जांग का नहीं बल्कि जी का था, और वे दोनों मिलकर जांग को बेवकूफ बना रहे थे। जिसके बाद जांग को वॉमिट आने लग जाती है तो जांग उसे घर लेकर जाता है। वहाँ जाकर जांग बाथरूम में लॉक हो जाती है और उल्टियाँ करने लग जाती है और मन में कहती है कि ये सब कुछ मेरे प्लान के ऑपोजिट हो रहा है, ऐसे तो जैंग को पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद जैंग उसका दरवाजा बजाने लगता है और कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो जैंग कहती है कुछ नहीं, मुझे बस फूड पॉइजनिंग हुई है और कुछ नहीं। तो जैंग कहता है अच्छा तो ये बात है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रही हो। याओ याओ और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस उससे वादा किया है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा और उसका ख्याल रखूंगा और कुछ नहीं। तो जैंग कहती है हाँ, वो तो मैंने उस रात देख ही लिया था जब वो तुम्हारे डोर का पासवर्ड लगाकर बिना बताए अंदर आ गई थी। इसके बाद जैंग के क्लोज आने लगता है और उसे किस कर लेता है तो जैंग उसे पीछे कर देती है। इसके बाद वो उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन तभी जैंग की ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये देखकर जैंग डर जाता है और डॉक्टर को बुलवाता है। तभी डॉक्टर चैन वहाँ आता है और कहता है इनकी प्रेगनेंसी वीक है, इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। जैंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है
और कहता है इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे कॉल करके उल्लू बनाया। वो जो कॉल तुम लोगों ने ड्रामा किया था उसका मतलब क्या था, मुझे ये बताओ। और वो उन पर चिल्लाने लगता है। तो जियांग कहती है हाँ तो और मैं क्या करती, पहले तुमने ग्रैंडपा के डर से कि वो सुसाइड ना कर ले मुझसे शादी की, और अब तुम मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं अबॉर्शन करवा दूं। इस वजह से मैंने ये नाटक किया था ताकि तुम ये समझो कि अब हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहा। इसके बाद हम जांग को देखते हैं जो उसे दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जांग को याओ याओ की सारी असलियत पता चल जाती है कि वो जी के साथ अफेयर चला रही है और उसे उल्लू बना रही है। तभी याओ याओ का नाटक शुरू हो जाता है और वो जांग की कार के सामने उसकी पिक्चर लेकर घुटनों के बल बैठ जाती है और उससे माफी मांगने लग जाती है और कहती है मुझे पता है तुम मेरे मिसकैरेज की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ दोगे चाहे कुछ भी हो, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे से नहीं हटूंगी। तभी जैंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसकी नजर याओ याओ के हाथ में रखी पिक्चर पे पड़ती है जो एक सोल्जर की होती है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैंग की मॉम को किडनैप कर लिया गया था और सोल्जर्स उन्हें बचाने आते हैं और उनमें से एक याओ याओ का भाई भी होता है जो जैंग की मॉम की जान बचाते हुए खुद जख्मी हो जाता है और मर जाता है। लेकिन मरते मरते वो जैंग से कहता है कि मेरी बहन का ध्यान रखना, और यही बात जैंग को याद आ जाती है तो वो अपने गार्ड से कहता है कि इस लड़की को उठाओ, लेकिन याओ याओ पिस्टल निकालकर अपने सिर पर रख लेती है और कहती है अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को शूट कर लूंगी। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ जियांग आती है और कहती है क्या करो शूट, तुम डरा किसको रही हो? अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो अभी के अभी अपने आप को शूट करो और हमें दिखाओ कि तुम्हें कितनी हिम्मत है। ये सुनकर याओ याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं खुद को तो नहीं लेकिन तुम्हें जरूर मार दूंगी, और पिस्टल उसकी तरफ कर देती है। तो जियांग स्माइल करने लगती है और कहती है ठीक है, और गन लेकर अपने फोरहेड पे रख लेती है और कहती है मारो, और ट्रिगर दबा देती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी सबको पता चलता है कि उस पिस्टल में तो गोलियां ही नहीं थी। तो जियांग याओ याओ से कहती है ये सब नाटक करना बंद करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सारी ट्रिक्स करके सबकी अटेंशन पालोगी तो तुम गलत हो। अब ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और जांग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। और जियांग जांग से कहती है चलो मेरे साथ, हमें मीटिंग अटेंड करनी है। इसके बाद वो जियांग को बुरा भला कहने लग जाती है और उसकी मॉम को भी बुरा बुरा कहने लग जाती है। ये सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी मॉम के बारे में ये सब कहा। और वो अपने बैग से मारती है जिससे याओ याओ नीचे गिर जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो उसे धमकियां देने लग जाती है। तभी जियांग जानबूझकर याओ याओ को जलाने के लिए जांग का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो तुम मेरे साथ चलोगे, मीटिंग अटेंड करनी है, और उसे अपने साथ ले जाती है जबकि याओ याओ पीछे चीखती रह जाती है। जब वे अंदर आ जाते हैं तो जियांग उसका हाथ छोड़ देती है। तो जांग कहता है तुम क्या नाटक कर रही थी? तो वो कहती है हाँ, जैसे वो मुझे जला रही थी तो मैंने भी उसे जलाने के लिए ये सब किया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का। इसके बाद वे लोग मीटिंग में जाते हैं जहाँ जियांग को सारे शेयर होल्डर्स पर शक हो रहा था और उसका शक सही भी साबित हो जाता है। कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स याओ याओ के साथ मिले हुए थे और वे सब जैंग को धोखा दे रहे थे। इसके बाद जैंग की असिस्टेंट जियांग के लिए सूप बनाकर लाती है और कहती है आप खाना खा लीजिए। तो जियांग कहती है नहीं, मुझे भूख नहीं है। तभी असिस्टेंट कहती है प्रेगनेंसी में इतनी देर भूखे रहना अच्छी बात नहीं है, प्लीज आप इसे खा लीजिए। और वो जियांग को खाने के लिए मजबूर करती है। तो जैंग उसे अपने हाथ से सूप खिलाने लगता है, लेकिन जियांग को शक होता है कि इसने कुछ न कुछ मिलाया गया है, इस वजह से वो नहीं खा रही होती। तो जैंग उसके मुंह में चम्मच भरकर जबरदस्ती डाल देता है और फिर उसे किस करके वो सब कुछ पी जाता है। इसके बाद वो कहता है देखो अब तो मैंने भी खा लिया। इसके बाद वो जियांग को खिलाने लगता है तो वो खा लेती है, लेकिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर जैंग बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी असिस्टेंट भी वहाँ भाग कर आ जाती है और कहती है मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, मैं कसम खाती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने खाकर दिखा देती हूँ। इसके बाद वो उनके सामने सूप खाने लगती है तो जियांग एकदम ठीक हो जाती है और कहती है क्या हो गया मेरे पेट में, तो सिर्फ क्रैम्प्स पड़ रहे थे, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग से कहता है ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो जियांग कहती है चोर की तारी में तिनका, तुम समझ जाओ यही वो पर्सन है जिसकी वजह से तुम्हारी कंपनी को इतना ज्यादा लॉस हुआ। मैंने कहा था ना मैं उस पर्सन को सामने लेकर आऊंगी, तो यही वो पर्सन है, मुझसे बेट लगा लो। वो अभी जियांग से यही बात कर रही होती
होती है तभी जियांग को शिंग की कॉल आती है। वो कहता है मुझे तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है। तो जियांग से कहता है क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तो वो कहती है शिंग मुझे क्लब में बुला रहा है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो जियांग कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिस पर जियांग कहती है नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहती है मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकती हूँ, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम इस कहानी में एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसे जियांग कॉल करती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। सामने वाले कैरेक्टर का हमें फेस नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम यू होता है वो कुछ गुंडों को मार रहा था। तभी गलती से चाकू जियांग की ग्रैंडमा को लग जाता है और वो मर जाती है। वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है। इसके बाद वो जियांग के पास आता है और कहता है आओ मेरे साथ चलो, लेकिन जियांग बहुत ज्यादा डरी होती है और उसके पास नहीं जाती। इसके बाद हम प्रेजेंट में जियांग को देखते हैं जो कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उससे कांटेक्ट करके मुझे उससे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी चाहिए और ये प्रॉब्लम भी मैं खुद ही सॉल्व करूंगी। इसके बाद वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तो जियांग उसे देखकर काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जियांग किसी बड़ी प्रॉब्लम में है। इसके बाद जियांग डायरेक्ट ऑफिस जाती है जहाँ जी और बाकी सब बैठे हुए होते हैं और वो सबूतों के साथ अपनी इनोसेंस प्रूव कर देती है कि कंपनी को इतना बड़ा लॉस उसकी वजह से नहीं बल्कि जी की वजह से हुआ था। इसके बाद जी कहता है मुझे बताया जा रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। इसके बाद जियान जैंग को लेकर वहाँ से चली जाती है तो जैंग कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता चला, मानना पड़ेगा तुम बहुत तेज हो, जिस बात का पता मैं भी नहीं लगा पाया तुमने कितनी आसानी से सारी पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख दी। तो जियांग कहती है मुझे अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए जो भी करना पड़ा मैंने वो किया। इसके बाद वहाँ सिंह आता है जो जियांग के साथ ऑपरेशन साइन करने वाला होता है। वो आकर जियांग को हक करने लगता है तो जैंग उसे पीछे करता है और कहता है इसमें इतनी खुश होने वाली क्या बात है। तो सिंह कहता है मैं कोऑपरेशन कर रहा हूँ ना। जैंग कहता है हाँ, तो दूर रहकर भी तो बात की जा सकती है, साइन ही तो करना है, कर दो। तो सिंह साइन कर देता है और ये सब देखकर भी जियांग जल रहा होता है। उसका तो बस नहीं चल रहा होता, क्या वो जियांग पर ओनली मी की प्राइवेसी लगा दे। इसके बाद शिन जियांग को कहता है क्या चलो मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट देता हूँ। तो वो कहती है ठीक है और जियांग को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग भी बेचारा परेशान रह जाता है कि उसकी किसी ने राय तक नहीं ली। इधर जियांग शिंग की गाड़ी में बैठने लगती है तभी जियांग आता है और उसे जबरदस्ती पकड़ कर कहता है क्या मेरे पास भी गाड़ी है, और अपनी गाड़ी में बिठा देता है जो देखकर शिंग को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त कर जाता है। इसके बाद जियांग उसे बताता है कि जब तुम्हारे हस्बैंड के पास गाड़ी है तो तुम किसी और की गाड़ी में क्यों बैठ रही हो, और तुमने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया कि मैं डिनर पर जाऊं या नहीं। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी कि तुम किसी के साथ डिनर पर जाना चाहती हो। तो वो कहती है क्यों आज तक तुमने मुझसे कभी परमिशन ली है किसी के साथ जाने के लिए, तो मैं क्यों लूं। जिस पे वो चुप हो जाता है। इसके बाद वे लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी जिंग वहाँ आ जाता है और कहता है क्यों तुम दोनों तो बहुत जल्दी रेस्टोरेंट में चले गए, मेरा वेट पैक नहीं किया और बोलो बातें कर रहे हो। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो जियांग को देखकर कहती है तुम ही जियांग हो ना। तो वो कहती है आप कौन है, जिस पर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है मैं जिंग की मदर हूँ और हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता है, और कहती है वो बिल्कुल आप जैसी लगती है और आज मैंने तुम्हें गौर से देखा, सच में तुम बिल्कुल मेरे जैसी लगती हो। तो मैं जानती हूँ 20 साल पहले मैंने अपनी एक बेटी को खो दिया था, मुझे लगता है अगर आज वो होती तो तुम जैसी लगती। तो वो कहती है आपकी कोई बेटी भी थी, मुझे तो नहीं पता कि जिंग की कोई बहन भी थी, उसने कभी बताया नहीं। तो वो कहती है नहीं, वो मेरी एक्स और मेरी बेटी थी। तो वो कहती है ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसके बाद वो कहती है तुम भी तो एक ऑर्फन हो। तो वो कहती है नहीं, मैं अपनी फ्रेंड मैन के साथ रहती थी और मदर के साथ, जिसके बाद उनकी रात हो गई तो मुझे जिंग के ग्रैंडपा ने अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद वो कहती है वो मुझे सुंदर और बहुत ज्यादा दुख हुआ कि अब तुम्हारा कोई भी नहीं रहा, लेकिन वो स्माइल करती है, कहती है नहीं मैं खुश हूँ क्योंकि उन सबका प्यार मेरे साथ था और हमेशा रहेगा। इसके बाद हम शेन को देखते हैं जो जियांग के ऑफिस के बाहर आता है। तभी वो ऑफिस से बाहर निकल रही होती है तो वो ऑफिस से बाहर निकलते ही एकदम घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो वो कहती है नहीं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, लेकिन वो उसे
जबरदस्ती हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है और कहता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम मेरे साथ जाना ही होगा बैंक्वेट में। इसके बाद सीन चेंज होता है। वो कार का गेट खोलता है और उसके सामने हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो तुम बहुत सुंदर से तैयार हुई थी। उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालती है, जिसके बाद वो अपना मन उसके सामने करता है और कहता है किसको पकड़ लो। तो वो उसका बाजू पकड़कर पार्टी में एंट्री करती है। तभी उसकी नजर सबसे पहले जैंग पे पड़ती है, तो देखकर वो डर जाती है और जैंग भी एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो वो मन में कहती है ज़ांग को कितना बुरा लग रहा होगा कि उसकी वाइफ किसी स्ट्रेंजर के साथ पार्टी में है और उसके साथ नहीं है। इसके बाद शेनजांग पर हक जताने लग जाता है और कहता है ये मेरी फियांसे है। तो जियांग उसका हाथ छोड़ देती है, जिसके बाद जांग उसे कहता है मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बोलूं या फिर शैन, तुम तो बहुत डबल स्टैंडर्ड वाली लड़की निकली हो। तो वो कहती है मेरी बात कहीं यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन तभी सिंह की मॉम अनाउंसमेंट करने लगती है, सबको अपने बर्थडे में आने के लिए थैंक यू बोलती हैं, इसलिए जांग उसकी बात नहीं सुन सकता। इसके बाद सिंह की मॉम कहती है मेरी एक बेटी 20 साल पहले मुझसे खो गई थी और अब जाकर वो मुझे मिली है, तो मैं उसे आप सच से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बेटी कोई और नहीं बल्कि याओ याओ ही थी, जिसको देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो नीचे आती है तो उसकी मॉम याओ याओ को प्यार करती है और सबको बताती है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी 20 साल पुरानी बेटी आज मुझे मिल चुकी है। जिसके बाद जियांग मन में कहती है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिसके बाद वो अंदर जाती है, तहीं याओ याओ जानबूझकर जियांग को चिढ़ाने लग जाती है और फिर खुद से ही खुद को धक्का देती है और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे जियांग ने उसे धक्का दिया हो और ग्लासेस पर गिर जाती है, जिससे वो सब टूट जाते हैं। और ये देखकर सब लोग उसके पास आ जाते हैं और उसकी मॉम जियांग को कहती है मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझती थी, लेकिन तुम मेरे ही घर और मेरी ही पार्टी में आकर मेरी डॉटर को हर्ट किया है और ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिसके बाद जांग याओ याओ को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और इस बार जेलस होने की बारी जियांग की थी। जिसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी शेन उसको रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो, ये तुम बोर हो रही हो या तुम किसके साथ थी? मेरे साथ ही थी, तो जाओगी भी मेरे साथ ही। जब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। वो कहती है नहीं मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसको जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाने लग जाता है। जिसके बाद उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है और ये सब कुछ जांग देख रहा होता है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद अपनी गाड़ी से निकलता है और तभी शैन उसको जलाने के लिए जानबूझकर जांग के सामने जांग के फेस पर किस करता है और ये देखकर तो जांग के ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाती है और वो उसके पास आकर उसको पीटना शुरू कर देता है और ये देखकर जांग उन्हें छोड़कर मारे से घर जाने लगती है। तभी जांग भी उसके पीछे जाता है और जांग को कहता है हटाओ, ये सब करके तुम क्या साबित करना चाह रही हो गाई? तब तो मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो, बंद करो। और ये बात तुम बोल रही हो कि तुम अभी तक मेरी वाइफ हो, तो तुम मेरे सामने ऐसे किसी से भी अफेयर नहीं चला सकती, याद रखना मेरी बात। जिसके बाद वो जियांग को जबरदस्ती ले जाने लगता है और इस जबरदस्ती की वजह से वो सिरों से नीचे गिर जाती है। तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ चैन जियांग की ये हालत देखकर जांग से बहुत लड़ता है और कहता है तुम इसी हालत में देखना चाहते थे नव, उसको तो देखो आज वो तुम्हारे सामने है, आज ये इतनी मजबूर हो गई है। तो जांग कहता है कि तुम मुझे ऐसे बहय कर नहीं सकते। और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर चैन जियांग को पसंद करता है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो हो जाती है, तो वो देखती है कि उसके सामने जैंग बैठा हुआ है, तो उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वो कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम आ जाओ हॉस्पिटल पहुँच गई। तो कहती है मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ ही हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे के बाप हो और फ्रेंड ने पहले मरने से पहले मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूँ। बदलती है मैं अब तक यहाँ पर हूँ। कहती है क्या बोल, जल्दी डिवोर्स ले लो क्योंकि अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ हम याओ याओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और जी के पास जाती है और कहती है ये जैंग बच्चा तो मुझे अब तक इग्नोर कर रहा है, पता नहीं इसका मैं देखती क्यों नहीं। तभी जी उसको एक आइडिया देता है जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो शेंग की मॉम के साथ बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी मॉम जियांग को कहती है तुम ये कार्ड और ये डॉक्यूमेंट्स ले लो प्लीज, लेकिन तुम जैंग से डिवोर्स ले लो।
क्योंकि मैं बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी, वो सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन जियांग को देखते हैं जो जांग के किसी भी मैसेज का कोई भी आंसर नहीं दे रही होती और उसकी कोई कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। बस आता है और कहता है तुम्हें कॉल क्यों नहीं आ रही है? कहती है क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसको रोकता है और कहता है तुम ऐसे नहीं जा सकती, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? तो वो उसको कहती है तुम प्लीज अपना शक अपने पास रखो, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कोई बड़ा कदम उठाऊं, और यही नहीं बल्कि अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी नहीं बताऊंगी कि तुम उसके बाप हो। और वो अपने बाप को ढूंढता रहेगा और किसी और को पापा पापा बोलेगा। तो वो कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, लेकिन तभी उसकी टांग में क्रैम्प पड़ जाता है। तो जांग उसको बिठाकर उसकी टांग दबाने लगता है और जियांग को किस करने लगता है। तो वो उसे दूर करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका वहीं होना था। तो जेनचन की कॉल उठा लेता है और कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि कीडी और की वाइफ का पीछा करते हुए? तो कहता है क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा क्या? वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ का डिवोर्स होने वाला है और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तो जेंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद जियांग सोकर उठती है। तो उसने जियांग के लिए बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा होता है, जो देखकर वो बहुत खुश होती है और मन में कहती है जहाँ तक मुझे याद है 3 साल में कभी भी जियांग ने मेरे लिए कुकिंग नहीं की, तो अब उसको मेरा ख्याल कैसे आ गया। जिसके बाद कोई जियांग को कॉल करता है और बताता है कि जियांग का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो भागकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ सर्जरी के लिए फॉर्म पर सिग्नेचर चाहिए थे। तो वो साइन करती है। तभी याओ याओ बोलने लगती है कि उसे साइन क्यों नहीं करने दिया, लेकिन जियांग उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग को होश आता है तो वो देखता है उसके पास जियांग नहीं बल्कि याओ याओ है। तभी जियांग दवाई लेकर उसके रूम में जाने ही वाली होती है कि याओ याओ जियांग को कहती है कि जियांग तो एक बार भी तुम्हारा पता तक करने आई और उसके बारे में बुरा भला कह रही होती है। तो वो उसको जवाब नहीं देता, जो सुनकर जियांग मन में कहती है क्या बिल्कुल पसंद नहीं करता, तभी तो मेरे खिलाफ इतनी बातें सुन रहा है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग याओ याओ को कहता है जियांग मेरी वाइफ है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज तुम दूर रहो मुझसे। जिसके बाद जियांग ऑफिस में बैठी होती है। तभी वो अपने लोगों को वहाँ पर भेजता है और कहता है जियांग को बुलाकर लेकर आओ। तो वे जियांग के पास जाते हैं और उसको कहते हैं सर आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। तो वे जियांग को सॉरी कहते हैं और उसकी चेयर को ही उठाकर जियांग के पास ले जाते हैं, जहाँ जियांग कहती है मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं खाना, और सारी डिशेस को देख कर कहती है मुझे ये पसंद नहीं है। तो जियांग का तो मुंह ही बन जाता है। जिसके बाद हम याओ याओ की मॉम को देखते हैं, जो जियांग के पास आती हैं और उसे कहती हैं मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मेरी बेटी के बर्थडे पर आकर उसके दिन को स्पेशल बना दो। वो किसी और के साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहती, बल्कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो वो पहले मना कर देता है। तभी वो उसे फिर से उसके भाई के बारे में याद दिलाने लगती है। तभी वो मान जाता है और उसके पास जाता है, जहाँ वो वाइन पीती है और उस वाइन में उसने कुछ मिलाया था। जिसके बाद वो उसको रूम में ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने सिर पर जोर से तोड़ देता है और फिर बैल्कनी से जंप कर लेता है और बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है जिसमें उसको पता चलता है कि जियांग का एक्सीडेंट हो गया है, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसमें बाद उसको पता चलता है कि जियांग किडनैप्ड हो गई है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो एक जगह पे रखी हुई थी और उसके हाथ पांव बंधे थे। तभी वो गुंडों की बातें सुनती है जो कह रहे थे कि इंजेक्शन लगाकर इसका बच्चा नष्ट करना है। तो जैसे ही जियांग के पास आता है वो उनकी विनती करने लगती है कि प्लीज मुझे कुछ मत कहना, मेरा बच्चा मासूम है। लेकिन वे उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, और उसी समय उसका वाटर बैग फट जाता है। जिसके बाद एक गुंडा जियांग को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जांग आकर उसे बचा लेता है। जियांग को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है, और तब तक उसका बच्चा भी उससे बहुत दूर जा चुका होता है। तो वो बहुत रोती है और जांग से कहती है नहीं प्लीज मेरा बच्चा लौटाओ, मुझे ये मजाक का टाइम नहीं है। लेकिन जैंग तो उसके सामने नजर तक नहीं उठा पा रहा होता, और ये देखकर वो और भी टूट जाती है। जिसके बाद जैंग उसे डिवोर्स पेपर्स देती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो जैंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, जिस पे वो कहती है मैं ऐसा ही करूंगी। तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो वो आज हमारे बीच में ही होता। तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाए, कैसे इंसान हो तुम। तो वो उसे हक करके कहती है वो मेरा भी तो बच्चा था, मुझे भी दुख है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई
फर्क नहीं पड़ता, तो वो कहती है क्योंकि तुम्हें नहीं चोट लगती, और उसे धक्का देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो भी रोने लगती है और कहती है एक ही तो चीज थी मेरे पास जिसको मैं अपना कह सकती थी, तुमने वो भी छीन लिया मुझसे। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी, ये बस मुझे ही पता है और किसी को नहीं। तुम्हें देखना ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा। और कहती है आज से हम दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं जो खड़ी होती है। तभी जैंग उसके पास आकर उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अपने बच्चे को बचा नहीं पाया, लेकिन मेरा यकीन करो प्लीज, मैं भी अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। तो वो मन ने कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। और कहती है मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही, अब तो बेहतर होगा कि तुम दोबारा मेरे सामने मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दोबारा कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे तुमसे नफरत है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो शैन के साथ चली जाती है, कार में बैठकर चली जाती है और जैंग बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। जिसके बाद शैन उसे कहता है अब तुम्हें चूज करना होगा किसी एक को। तो वो कहती है हाँ, लेकिन अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, तो प्लीज कुछ मत बोलो। तो वो कहता है ठीक है, पार्टी में चलते हैं। जिसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ जांग और जियांग दोनों मौजूद होते हैं और जांग जियांग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसे कहती है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी मॉम को खुश करने की कोशिश करो तो बेहतर रहेगा, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम याओ याओ की मॉम को देखते हैं जो स्टेज पर खड़ी होकर अनाउंसमेंट कर रही होती है। तभी वो सबको कहती है कि मैं खुद को कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के पीछे मैं बहुत टाइम से लगी हुई थी। तभी जियांग वहाँ आती है और कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, मैंने तो कांग्रेचुलेशंस किया ही नहीं, और सबको कहती है कि मैं ये कॉपरेशन कैंसिल करती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जांग उसके पीछे जाता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है। तो वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारा डिवोर्स हो गया है। तो वो कहता है हाँ, लेकिन हम दोनों जब चाहें सुलह कर सकते हैं। तो वो कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैं तुमसे कभी भी सुलह नहीं कर सकती। तो वो कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तो वो कहती है हाँ, बहुत ज्यादा, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और जिया पर अटैक करती है, जिससे उसके बाजू पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और वो दोबारा चाकू से मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। जिसके बाद जांग याओ याओ को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन फिर भी वो जिया पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो जांग चाकू को पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ से बहुत खून निकलने लग जाता है। तो याओ याओ को तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन जांग का हाथ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम याओ याओ की मॉम को देखते हैं जो जियांग के आगे हाथ जोड़ रही होती हैं और कहती हैं प्लीज अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, मेरी बेटी मुझे 20 साल बाद वापस मिली है, अब मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। और यहाँ जांग उन्हें कहता है कि जिसको आप अपनी डॉटर समझती हैं, सच तो ये है कि वो आपकी बेटी है ही नहीं, आपकी बायोलॉजिकल डॉटर जिया है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती हैं और कहती हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी याओ याओ ही है। तो ज़ैंग उन्हें बताता है कि याओ याओ ने रिपोर्ट्स बदल दी होंगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती। तो ज़ैंग कहती है मुझे पता है, अब तक जो भी मेरे साथ याओ याओ ने किया उसमें आपने उसका साथ दिया है और तभी से मुझे अपनी सगी माँ से नफरत हो गई है। तो वो उससे माफी मांगती है, लेकिन ज़ैंग उन्हें और ज़ैंग दोनों को माफ करने को तैयार नहीं होती और कहती है मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही था और वो ज़ैंग की मॉम थी। यही नहीं बल्कि ज़ैंग की मॉम और ग्रैंडमा के एक्सीडेंट के पीछे भी उन्हीं का हाथ था और आज उनकी सच्चाई देखकर सबको बहुत दुख हो रहा था। जिसके बाद शैन उन्हें अपने हाथों से मार देता है। जिसके बाद ज़ैंग के पास आती है और कहती है भले ही हमारे बीच सब दिखने में ठीक हो गया हो, लेकिन एक्चुअल में अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तो बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, इसलिए तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। तभी सिंह वहाँ आता है और जियांग को एक बच्चा देता है जिसकी मॉम की डिलीवरी के बीच ही डेथ हो गई थी और बहुत मुश्किल से उन्होंने उस बच्चे को बचाया था। तो वो उसे ले लेती है और कहती है ये मेरे लिए गॉड का गिफ्ट है, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगी और बहुत अच्छे से इसे पालूंगी। तो जियांग कहता है तो मुझे एक और चांस तो दे सकती हो, जिसपे वो कहती है नहीं, अब मैं खुद को एक चांस देना चाहती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ साल बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ जियांग अपने बेटे के साथ बाहर जा रही होती है। तभी शेन और जांग भी वहाँ खड़े होते हैं और
और वो दोनों आज भी एक मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो मौका जियांग उन्हें नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक मौका दे चुकी थी और अब वो अपने और अपने बेटे के लिए जीकर बहुत खुश थी। जिसके साथ ही हमारी ये स्टोरी हैप्पी एंडिंग तो नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट एंडिंग जरूर हो जाती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।